एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे और फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं कौन कौन से खास मेहमान मेरे साथ में जुड़े हुए हैं और इंडिया न्यूज संवाददाता संजय शर्मा भी अहमदाबाद से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। अनुज गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी और अंबिकानंद सहाय जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी के साथ में बातचीत होगी, लेकिन पहले सीधे रुख कर लेते हैं अहमदाबाद का। संजय, सबसे पहले तो हमें यह बताइए कि प्रधानमंत्री अपना वोट कास्ट करने के लिए कितने बजे पहुंचेंगे, क्योंकि अहमदाबाद के इलाके में ही वो जाएंगे और 21 सीटें, अहमदाबाद की 21 सीटें किन मायनों में खास है, यहां की चुनावी लड़ाई किस तरीके की रही है? राशिद, मैं अहमदाबाद से 60 किलोमीटर दूर विरमगाम में हूं, जो हार्दिक पटेल का गृह क्षेत्र है। हार्दिक पटेल यहां से वोट डालेंगे और यहां पर मैं आपको बता दूं कि पूरी तरह से बीजेपी को तहस नहस करने की कस्में खा रखी लोगों ने। यहां पर पूरी तरीके से लोग बीजेपी के खिलाफ बताए जा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि पाटीदार बहुल क्षेत्र है और पाटीदार आंदोलन की शुरुआत यहीं से हुई है। पाटीदार वोट कितना डेंट मारेगा बीजेपी को, और बीजेपी उसी डैमेज कंट्रोल की कवायद में जुटी हुई है, क्योंकि बीजेपी के लिए ये चुनाव मात्र गुजरात का चुनाव नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको 2019 के सेमीफाइनल की तरह से लिया है और जितनी ताकत बीजेपी ने झोंकी है वो यही दिखाती है कि कहीं न कहीं बीजेपी में डर, आशंका है कि पाटीदार वोट से। ठीक है, आप रहेंगे हमारे साथ में। एनके सिंह सर, मध्य और उत्तर गुजरात का क्षेत्र है, किन मायनों में खास है? और साथ ही ये पूछना चाहूंगा और कहना चाहूंगा आपसे, क्या मैं ये कह सकता हूं कि अल्पेश, जिग्नेश और हार्दिक के लिए ये फेस अग्नि परीक्षा है? जी, इनके लिए भी है और सच पूछिए तो बीजेपी के लिए भी है, नरेंद्र मोदी के लिए है, जैसा आपके रिपोर्टर ने बताया संजय ने। एक चीज जरूर है कि आप इसको अगर एनालाइज करें 2012 के बरक्स, तो जो एवरेज गैप था कांग्रेस और बीजेपी के वोट परसेंटेज का, औसत जो था वो करीब 9% था, लेकिन यहां पे इस इलाके में सिर्फ 5% रहा था पिछली बार भी। ये वो इलाका है जहां की कांग्रेस को ट्रेडिशनल वोट मिलते रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि 9% अगर एवरेज वोट है और इस इलाके में सिर्फ 5% का गैप था, तो बड़ा सीधा सा है कि कांग्रेस का ये एक अच्छा वर्चस्व रहा है। सीट के टर्म्स में भले न निकले, लेकिन वोट परसेंटेज के टर्म्स में काफी अच्छा रहा है। तो ये जो कह रहे हैं संजय, बिल्कुल सही है कि ये इलाका जो है, इसमें ये तीनों वेरिएबल्स जो हैं, जो सोशल रिजेंटमेंट के इंडिकेटर हैं, कहीं ना कहीं कास्ट में मैनिफेस्ट हो रहा है वो, लेकिन फैक्ट ये है कि रिच पुअर डिवाइड जो एक इकोनॉमिक मॉडल था, बहुत अच्छा था, उसमें डिलीवरी बहुत अच्छी हुई, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये हुआ था, सड़कें बड़ी अच्छी बनी थी। लेकिन बाद में जब 20-22 साल शासन हो जाते हैं तो वो सोचने लगता है वहां का समाज कि भाई हमें मिला क्या है, और तब वो देखता है कि बिजली पानी तो ठीक है, वो इनिशियल स्टेज में बहुत अच्छा था, लेकिन रिच पुअर डिवाइड एक जिमी कोएफिशिएंट होता है इकोनॉमी का टर्म, ये रिच पुअर डिवाइड को नापता है। तो रूरल गुजरात में रिच पुअर डिवाइड बढ़ा है। ऊपर का वर्ग जो था, इवन पटेल का भी, जो पटेल इस समय बीजेपी के साथ है वो संभ्रांत वर्ग है। जो कमजोर वर्ग है पटेल का, वो अल्पेश, वो हार्दिक वगैरह के साथ है। और यही बात है बैकवर्ड्स की भी, लोअर तबके का बैकवर्ड, दलित, इवन ट्राइबल, ये ट्राइबल को फॉर्चुनेटली इनफ बीजेपी का सपोर्ट इसलिए मिल रहा है क्योंकि ट्राइबल को जो गेन था ये मोदी मॉडल का, इसमें ट्राइबल्स को गेन मिला, कोलीस को मिला, कोलीस को काफी अच्छा मिला। तो ये क्या मेकअप कर पाएंगे क्योंकि ये बीजेपी के साथ हैं, लेकिन बाकी जो वर्ग है बैकवर्ड का, पटेल का, जो गरीब पटेल हैं, उनका इस समय नाराजगी में है। और यही वजह है कि रातों रात आप देखें कि नए लड़के, 22-24 साल के लड़के जिनका कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल बैकिंग नहीं है, ये उभर के आते हैं। एक काम करता हूं सर, बड़े इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंटर्स आपने उठाए हैं। अगर ग्रामीण इलाकों में रिच पुअर डिवाइड चला है तो फिर ऐसे में फिर जाति के कार्ड को कहां पर रख करके देखा जाएगा, ये हम समझेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहां रुक जाता हूं और ब्रेक पर जाऊं उससे पहले ये बता दूं कि शाम 4 बजे से इंडिया न्यूज पर सबसे तेज, सबसे सटीक एग्जिट पोल आप देख सकते हैं। कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद ये मेगा कवरेज जारी है। लोकतंत्र के महापर्व के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि अब से 45 मिनट के बाद गुजरात में आखिरी चरण के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी और इस वोटिंग की एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। मेरे 3 सहयोगी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं और स्टूडियो में पैनलिस्ट भी मेरे साथ में मौजूद हैं। जो 3 सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें मैं एक बार इंट्रोड्यूस करा देता हूं। गुजरात के अहमदाबाद से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं अरविंद शर्मा। महसाणा से मेरे साथ में श्रीपूजन झा मौजूद हैं। हार्दिक पटेल के गांव वीरम गाम से मेरे साथ संजय शर्मा जुड़े हुए हैं और 3 वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल हमारे साथ में मौजूद है।
सबसे पहले मैं पहुंचता हूं अरविंद शर्मा के पास में। अरविंद, आप चूंकि वहां पर मौजूद हैं जहां पर अमित शाह अपना वोट डालने के लिए आएंगे, यानी नरनपुरा, यहां का चुनावी माहौल क्या है, किस तरह की तैयारियां हैं, तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए। अरविंद, आप तक आवाज आ रही है मेरी? चलिए, अरविंद मुझे नहीं सुन पा रहे हैं। शिवपूजन झा का रुख कर लेते हैं, मेहसाणा से वो लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। मेहसाणा एक तरीके से पटेलों का गढ़ है और बीजेपी को सबसे ज्यादा चुनौती यहां से मिल रही है, और कांग्रेस के लिए भी यह कहा जाता है कि कांग्रेस का परंपरागत गढ़ मेहसाणा रहा है। यहां की चुनावी लड़ाई क्या कहती है, और नितिन पटेल की खास सीट मैं समझना चाहूंगा, वहां को लेकर के आपके पास रिपोर्ट क्या है? शिवपूजन। देखिए, जिस बूथ पर हम खड़े हैं, नितिन पटेल यहीं पर आकर के अपना वोट डालेंगे। हम आपको इंतजाम की एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। सुरक्षाकर्मी यहां पर तैनात हो चुके हैं और मतदान कर्मी जो है बूथों के अंदर तमाम इंतजाम को पुख्ता कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर में ही वोट पड़ना शुरू होगा। उम्मीद की जा रही है कि इस इलाके में वोट जबरदस्त पड़ेगा। दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक रखी थी, भाजपा और कांग्रेस ने। और सही कहा आपने कि मेहसाणा जो है ये पटीदारों का गढ़ माना जाता है। हालांकि हार्दिक पटेल के इस इलाके में आने पर पूरी तरह से पाबंदी है। हार्दिक पटेल ने यहां पर कोई भी रैली नहीं की, लेकिन पूरे गुजरात में 300 से ज्यादा रैलियां हार्दिक पटेल ने की। बहुत जबरदस्त भीड़ उमड़ी उन रैलियों में। तो इससे कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा के लिए मुश्किलें खड़े कर सकते हैं हार्दिक पटेल। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकने की कोशिश की। किला बचाना है, गढ़ बचाना है, और कहीं ना कहीं नाक की लड़ाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नाक की लड़ाई इसलिए है क्योंकि 93 में से 52 सीटें बीजेपी ने पिछली बार जीती थी और 39 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी, इसलिए भी नाक की लड़ाई है। साख का सवाल इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद गुजरात का पहला विधानसभा चुनाव है। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद दूसरे चरण का यह मतदान होने जा रहा है, और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर हम रुक जाते हैं। जाति चली है या नहीं, यह हम समझेंगे। विकास का पैमाना कहां तक पहुंचा, हम यह भी समझेंगे। मंदिर दर्शन जो हुए हैं, इसके मायने भी समझने की कोशिश करेंगे। मध्य गुजरात और उत्तर गुजरात के एक एक इलाके से लाइव रिपोर्ट भी लेकर के आएंगे। एक छोटा सा ब्रेक। जो दर्शक सुबह सुबह अभी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब से ठीक 40 मिनट के बाद गुजरात में दूसरे चरण के लिए मतदान शुरू हो जाएगा। 93 सीटों पर यह मतदान होने वाला है, और मेरे साथ पैनलिस्ट और लाइव रिपोर्टर इंडिया न्यूज संवाददाता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अंबिकानंद साहा जी, अभी 2 ब्रेक पर जाने से पहले एनके सर ने यह कहा था कि जो रूरल यानी जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर रिच पुअर डिवाइड चला है। मैंने जितना समझा जाना गुजरात की सरजमी से, वो ये कि ओबीसी, दलित, पाटीदार सहित मुस्लिमों का एक कॉम्बिनेशन बना दिया कांग्रेस ने। जातिगत कार्ड खेल दिया, और साथ ही थोड़ा सा मंदिर 27 मंदिर में दर्शन करके सॉफ्ट हिंदुत्व का उसमें कॉकटेल मिला दिया। क्या ये कॉकटेल कांग्रेस के लिए काम करता हुआ नजर आ रहा है आपको? यही तो देखने की बात है। यही देखना है, सरप्राइज और यदि ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे तो रिजल्ट तो आज डिक्लेयर हो जाएगा। इस सिलसिले में मैं 2 बातें कहना चाहूंगा दर्शकों के लिए कि देखिए, राजनीति तब और अब में बहुत फर्क आ चुका है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम चाहे जातिवाद के खिलाफ जितना भी भाषण कर दें, लेकिन वो भारतीय समाज की एक परम सच्चाई है, और सारे भारत में एक परम सच्चाई ये भी है कि जहां जाति चलती है वहां पर बीजेपी के लिए नुकसान वाली बात होती है। बिहार और बिहार में हमने ये देख भी लिया। वही मैं समझाना चाह रहा हूं। क्यों? अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि जातिवाद सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार में है, तो ये गलत है। ये राष्ट्र रोग है पूरे हिंदुस्तान में। देखिए, कांग्रेस जिस जमाने में बहुत अच्छा किया करती थी, इसी चौखंबे पे तो टिकी हुई थी, जातिगत आधार। कालांतर में वो समाप्त हो गया और हिंदुत्व की छतरी के नीचे सारी जातियां समाहित हो गई। ये मैं अब गुजरात की बात कर रहा हूं। लेकिन जैसे गुजरात में फॉर्मूला भी लेकर के चलते थे। लेकिन अब जातिवाद का शार्पर कंटूर्स सामने आ रहा है फिर से। यह खासकर त्रिमूर्ति के कारण, इस जिग्नेश, अल्पेश और हार्दिक, इस शार्प कॉन्टूर्स में और क्या कुछ ढूंढने की हम कोशिश करेंगे, मैं आपके जरिए समझूंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि गुजरात का ये चरण जो है विकास के विमान में सवार होने से लेकर के जनेऊ के जंजाल तक फंसा हुआ है।
मध्य गुजरात और उत्तर गुजरात में आज चुनाव है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। सुबह के बजे हैं 7:30 और आप ये समझिए कि 22 साल में रिवाइवल का लॉन्चिंग पैड कांग्रेस ढूंढ रही है त्रिमूर्ति के सहारे। त्रिमूर्ति के लिए अग्नि परीक्षा का प्रश्न है। प्रश्न इसलिए क्योंकि जिग्नेश, अल्पेश और हार्दिक पटेल का जहां पर वर्चस्व है, गुजरात में दूसरे चरण के लिए अब से आधे घंटे के बाद वहां मतदान शुरू होने जा रहा है। 93 सीटों पर 800 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। एक एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। एक बार मैं आपके चैनल पर, आपकी स्क्रीन पर यह बताना चाहूंगा कि हमारे साथ कौन कौन मौजूद है। 3 हिंदुस्तान के बड़े पत्रकारों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। अनुज गुप्ता, एनके सिंह और अंबिकानंद साहे। गुजरात से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं हार्दिक पटेल के गांव से, वीरम गांव से संजय शर्मा। मेहसाणा जो कि पार्टी का लिया है, वोटिंग से ठीक पहले मेरे सहयोगी संजय शर्मा ने देखी है। किलोमीटर दूर विरमगाम में यहां पर मतदान की पूरी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, यानी कि कुछ ही देर बाद, लगभग आधे घंटे बाद मतदान यहां पर शुरू हो जाएगा और वीवीपैट मशीन को चेक करने के लिए मॉक ड्रिल का काम शुरू हो चुका है। मतदान अधिकारियों ने अपना काम संभाल लिया है। आप देख सकते हैं इसी के पीछे जहां पर की वीवीपैट मशीन है, वहां पर पॉलिटिकल पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं, उनके प्रतिनिधि यहां पर अपने अपने प्रत्याशियों के नाम की पर्चियां निकाल रहे हैं। लगभग 50 पर्चियां इस तरह की निकाली जाएगी। 22 प्रत्याशी कुल यहां पर मैदान में है। 23वां प्रत्याशी नोटा के रूप में है। करीब 50 पर्चियां यहां पर निकाली जा रही हैं, जिसको चेक किया जाएगा। उसी आधार पर यह तय किया जाएगा कि वीवीपैट मशीन ठीक से काम कर रही है और जब इनको लगेगा कि हाँ वीवीपैट मशीन ठीक है, ये 50 पर्चियां ठीक तरह से आई है, उसके बाद लगभग आधे घंटे बाद यानी कि ठीक 8 बजे मतदान की प्रक्रिया यहां पर शुरू कर दी जाएगी। कैमरामैन गणेश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, विरमगाम। विरमगाम की आप लाइव रिपोर्ट देख रहे थे। दरअसल हार्दिक पटेल का ये गांव है और यहां से लाइव रिपोर्ट भी हम आपको इसलिए दिखा रहे थे तो क्योंकि यहां से कांग्रेस की विधायक रही थी तेजश्री बेन पटेल और इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। ये भी समझने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल रुक कर लेते हैं मेहसाणा का। शिवपूजन झा मेरे साथ में मौजूद हैं। शिवपूजन, हमने हार्दिक पटेल के लिहाज से भी इस इलेक्शन को समझने की कोशिश की। नितिन पटेल भी चूंकि मेहसाणा सिटी से ही चुनावी मैदान में है, आपने उनके बारे में भी बताया, लेकिन अल्पेश ठाकुर जो कि जिन्होंने शराब के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चलाया, एकता मंच की उन्होंने अगुवाई भी की, अल्पेश ठाकुर का किस तरीके का यहां पर प्रभुत्व है इस इलाके में, मेहसाणा में? देखिए, भाजपा भी कहीं न कहीं इस बात से संशय में है कि अल्पेश ठाकुर कितना डेंट कर पाएंगे। अल्पेश ठाकुर ने निश्चित रूप में पूरे गुजरात में कोशिश की है कि किसी न किसी तरीके से भाजपा के खिलाफ वोटिंग हो और ये तीनों जो युवा नेता हैं, इनकी युगलबंदी ये परेशानी का सबब बन सकता है भाजपा के लिए। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर ये ठाकुर का वोट और पाटीदार का वोट, इसमें कितना डेंट एक्चुअली आता है। कांग्रेस भी कहीं न कहीं ये उम्मीद संजोए हुई है कि शायद इनमें से जो भी वोट टूटेगा वो उनके पक्ष में, उनके पाले में जाएगा। शिवपूजन, थोड़ी सी अपने पीछे के आसपास तैयारी की, आप तस्वीर दिखाइए, उसके बाद मुझे अंबिकानंद जी के पास भी जाना है। जी, मैं अपने कैमरामैन से आग्रह करूंगा कि वो आपको तस्वीर दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर तमाम इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था के बीच यहाँ पर मतदान कर्मी जो है वो पूरे इंतजाम को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। अब से थोड़ी देर में ही मतदान वो शुरू हो जाएगा, उम्मीद की जा रही है, चूंकि इसी बूथ पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो खुद आएंगे, वो अपना वोट यहीं पर कास्ट करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि इस बूथ पे खासा भीड़ होने वाली है। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ में। नितिन पटेल जिनकी बात कर रहे थे अभी, शिवपूजन झा कदवा पटेल समुदाय से आते हैं। पटेलों में भी कदवा और लेहुआ पटेल, वो एक अलग तरीके की राजनीति चलती है, इसके बारे में हम आगे बातचीत करेंगे। अंबिकानंद सर, चूंकि मैंने आपको बीच में रोका था, इसलिए आपके साथ ही मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। चूंकि जातियों की बात हो रही थी जी, अल्पेश के सहारे जो है 40% ओबीसी को साधने की कोशिश, हार्दिक के सहारे 12% पटेलों को साधने की कोशिश, जिग्नेश के सहारे 7% दलितों को साधने की कोशिश। इस लिहाज से मैं अगर समझूं तो 59-60% ऐसे ही हो जाते हैं। क्या इतना आसान है कांग्रेस के लिए चुनाव कि 60% चलो ठीक है अपनी तरफ कर लिया? चुनाव इतना आसान नहीं है कि ये त्रिमूर्ति के इधर आने से, मतलब एंटी भाजपा के कैंप में जाने से सारी जातियां उधर चली गई, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये एक मोटे तौर पे कहा जा सकता है कि डेंट काफी पड़ेगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि ये तीनों युवा हैं। आपको याद होगा 2014 में नरेंद्र मोदी जी की जीत की सबसे बड़ी वजह थी कि युवा शक्ति उनके साथ पूरी तरह थी। इस बार गुजरात में वो टूट रहा है। जहां तक जातिवाद का प्रश्न है, मैं एक आपको रोचक बात बताता हूं कि सेक्युलरिज्म के झंडा बरदार
पंडित जवाहरलाल नेहरू की ऐसी पहचान थी इस देश में कि सारे देश का ब्राह्मण सिर्फ उन्हीं को ब्राह्मण मानता था और आरएसएस हिंदू महासभा परेशान रहा करती थी कि ये क्या बात हो गई। आज जनेऊधारी शिव भक्त राहुल गांधी शायद इसीलिए अपने इस किस्म की ब्रांडिंग कर रहे हैं। अब ये रोचक बात यह है कि जब कोई ब्राह्मण जैसे ईएमएस नंबूदरीपाद या पंडित जवाहरलाल नेहरू ये सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो ज्यादा सुनी जाती है। और मजे की बात ये होती है कि एक जगन्नाथ मंदिर पहुंचता है, दूसरा अंबाजी पहुंचता है, कभी कोई शिव के पास पहुंचता है, दूसरा कभी कोई शक्ति के पास में पहुंचता है। ये भी एक अजीब सा कॉम्बिनेशन था। अनुज गुप्ता के पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट आ रही है। साबरमती विधानसभा सीट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 साढ़े 11 बजे के आसपास वोट अपना डालने के लिए जाएंगे। रानीप का ये इलाका होता है और जिस स्कूल में ये पोलिंग बूथ बनाया गया है वहां से लाइव रिपोर्ट कर रही है मेरे सहयोगी विजय लक्ष्मी। उनकी रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। गुजरात की 93 सीटों पर आज दूसरे चरण का मतदान जो है वो होना है। फिलहाल हम एक पोलिंग बूथ पर हैं साबरमती में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 11:30 बजे के करीब आएंगे और अपना वोट डालेंगे। इस समय आप देख सकते हैं सिक्योरिटी जो है वो खासा बढ़ा दी गई है इस पोलिंग बूथ पर, क्योंकि प्रधानमंत्री आएंगे यहां पर और यहां पर वोट डालेंगे अपना लगभग 11:30 के करीब। इस बार गुजरात का जो चुनाव है वो काफी दिलचस्प है। पिछले तमाम चुनावों से पिछले 22 साल से बीजेपी जो है वो यहां पर सत्ता में है गुजरात में, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी भी काफी मेहनत कर रही है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी भी आए हैं, काफी रैलियां उन्होंने की हैं, मंदिरों में वो गए हैं। तो काफी इस बार का चुनाव जो है वो पिछले चुनावों से एकदम अलग और हटके माना जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसका एक तरीके से सेमीफाइनल गुजरात विधानसभा चुनाव होगा। बहरहाल आज उत्तर और सेंट्रल गुजरात की कुछ सीट्स हैं जिन पर आज चुनाव होगा। पाटीदार एजिटेशन जो है, पाटीदार जो पूरा आंदोलन रहा वो किस तरीके से इस बार के चुनावों को प्रभावित करेगा ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि मेहसाना और काफी सारे ऐसे इलाके, काफी सारी ऐसी विधानसभा सीटें जो पाटीदार जहां पर खासी अपनी प्रभाव रखते हैं, वो सब सीटें आज जो है आज उन पर मतदान होगा। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि ये पाटीदार आंदोलन जो पूरा जिस तरीके से हमने देखा गुजरात में फैला, और जो राजनीतिक पंडित हैं वो भी कह रहे हैं कि इस बार के चुनाव में पाटीदार आंदोलन एक भूमिका जरूर निभाएगा, लेकिन आज के चुनाव के बाद ही ये तय हो पाएगा कि वो किस ओर जाता है और किस हद तक जाकर के चुनाव को प्रभावित करता है। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह ही ट्वीट करके लोगों से कहा है कि वो भारी संख्या में मतदान केंद्रों तक आएं और अपना मतदान करें। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके लोगों से अपील की है कि वो मतदान केंद्रों तक पहुंच करके भारी मात्रा में जो है वो अपना मतदान का प्रयोग करें। फिलहाल हम साबरमती में हैं, इस सीट पर भी कांटे की टक्कर है और जैसा मैंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11:30 बजे इस सीट पर आकर के मतदान करेंगे। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विजय लक्ष्मी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। ये विधानसभा साबरमती की आती है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। रानीप का ये इलाका है गुजरात का, जहां पर प्रधानमंत्री निशान हाई स्कूल, जहां से आप लाइव रिपोर्ट विजय लक्ष्मी की देख रहे थे। अनुज गुप्ता जी के पास में चलता हूं। अनुज जी, एनके सर ने और अंबिकानंद सहाय सर ने जहां से बात शुरू की थी, मैं आप तक लेकर के आऊंगा जातियों की, लेकिन उससे पहले मैं, चूंकि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो रही थी इस रिपोर्ट में, मैं अहमदाबाद और वडोदरा की जो 31 सीटें हैं इनके बारे में समझना इसलिए चाहूंगा क्योंकि दूसरे चरण में इन्हीं 31 सीटों से बीजेपी ने बहुत बढ़त ले ली थी। 31 में से सीधे तौर पर 26 बीजेपी के खाते में चली गई थी। वो जो शहरी इलाके हैं वहां पर जीएसटी और नोटबंदी का क्या कुछ असर देखने को मिलेगा आपको लगता है, और अगर होगा तो कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? देखिए, बिल्कुल फर्क तो पड़ना चाहिए क्योंकि शहरों में व्यापारियों की संख्या अधिक होती है और उनको इन दोनों से ही जमा पूंजी जो उनकी थी उसमें कुछ डेंट लगा है। लेकिन देखिए, अहमदाबाद एक बहुत खास क्षेत्र है बीजेपी के लिए पूरे गुजरात में। सूरत जिले में पिछले विधानसभा चुनाव में उनको 21 से 22% के बीच वोटों की बढ़त कांग्रेस पर मिली थी, लेकिन अहमदाबाद जिले में, मैं शहर नहीं अहमदाबाद जिले की बात कर रहा हूं, उसमें 25% वोटों की बढ़त थी कांग्रेस के ऊपर उनकी। कांग्रेस ने 21 में से यदि 4 सीटें ली थी तो इसका मतलब है कि शहरी क्षेत्रों में, यानी जो 2 मुस्लिम बहुल सीटें उनको यदि हम हटा दें तो बाकी जो है वो 30% वोटों की लीड थी। उसमें से कितने की भरपाई कांग्रेस कर पा रही होगी
उसमें मुझे शक है कि अहमदाबाद जिला उनका बीजेपी का तोड़ पाएगी वो। लेकिन अहमदाबाद से बाहर निकलते यदि तो साबरकांठा जिला जहां आज चुनाव हो रहा है वहां कांग्रेस ने भाजपा पे 13% वोटों की बढ़त पिछले बार ही ली हुई थी। यानी कितना मजबूत गढ़ है कांग्रेस का पूरे राज्य में कि सबसे बड़ी बढ़त वहां कांग्रेस को मिली हुई थी। 7 में से 6 सीटें कांग्रेस लेकर के गई थी। वो तब जबकि कांग्रेस के सारे धुरंधर शक्ति सिंह गोहिल, सोलंकी, सिद्धार्थ पटेल आदि सभी, मोरवड़िया सभी पिछली बार चुनाव हार गए थे। उसके बावजूद साबरकांठा जिले में कांग्रेस ने इतनी शानदार बढ़त ली और खेड़ा जिला भी उसका एक मजबूत गढ़ है, वहां भी आज मतदान है। हो सकता है कि इस चुनाव में कांग्रेस कुछ अपने गढ़ खो दे और भाजपा की सीटें जीत ले और भाजपा अपनी सीटें खो करके कांग्रेस से कुछ सीटें झटक ले। चलिए, उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात में क्या कुछ और रिपोर्ट आ रही है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं कि आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। क्या किया है? गुजरात चुनाव में आज दूसरे चरण का मतदान है। मैं सभी से रिकॉर्ड वोटिंग करके लोकतंत्र के उत्सव को समृद्ध बनाने की अपील करता हूं। ये ट्वीट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक जाते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में एक बात कही जाती है, चूंकि मैं यूपी से हूं इसलिए ये बात बोल रहा हूं कि चुनाव में क्या चला है, लेकिन चूंकि पिछले 2.5 महीने में गुजरात में बहुत कुछ चला है, विकास के पागल होने से लेकर के सलमान निजामी से लेकर के, जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि जनेऊ की बात भी चली है, विमान तक भी चीजें पहुंची हैं। इसलिए मैं ग्राउंड पर भी जाऊंगा, अपने रिपोर्टर से समझने की कोशिश करूंगा कि गुजरात के चुनाव में क्या चला है। लगभग 7:45 बज रहे हैं। अब से ठीक 15 मिनट के बाद गुजरात में दूसरे चरण का मतदान शुरू हो जाएगा। एक एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल हमारे साथ में मौजूद है। एनके सर, चूंकि हम ये बात कर रहे थे कि किस तरह से कांग्रेस से जातिगत काट चला है, हम ये भी बात कर रहे थे कि किस तरह से विकास का सहारा बीजेपी की तरफ से लेने की कोशिश की गई है, लेकिन कांग्रेस के बारे में तमाम स्ट्रेटजीज में एक बात कही जाती है कि कांग्रेस मोलभाव में अच्छी नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। गठबंधन की कई बार पिछले दिनों में कांग्रेस ने कीमत चुकाई है और यह कीमत कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने एक दूसरे के साथ में यूपी में चुकाई थी। छोटू भाई वसावा की भारतीय ट्राइबल पार्टी को उठाकर के 7 सीटें दे दी, जिसकी वजह से कांग्रेस में अंदर खाने भी नाराजगी रही। क्या मोलभाव ठीक नहीं करने की कीमत इस गुजरात चुनाव में भी कांग्रेस चुका सकती है? कांग्रेस की एक प्रॉब्लम, एक अजीब सा स्थिति हो गई पिछले 10-15 साल में, जिसमें कि कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह वर्क ही नहीं कर रही थी। बहुत अच्छी स्कीमें दी यूपीए गवर्नमेंट ने, सर्व शिक्षा अभियान से लेकर तमाम जो कुछ था, मनरेगा और एनआरएचएम, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये सारी चीजें अपने आप में अद्भुत थी। लेकिन कांग्रेस हारी क्यों? क्योंकि कैडर और गवर्नमेंट के बीच में कोई रिश्ता नहीं था। पार्टी लीडरशिप और कैडर के बीच में कोई रिश्ता नहीं था। जो सबसे बड़े नेता थे या उनके बेटे थे, उनको, वो एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन थे। वो खुद ही कहा उन्होंने जयपुर में कि साहब मैं तो पॉलिटिक्स में आना ही नहीं चाहता। आज पहली बार हो रहा है कि कांग्रेस का जो सबसे बड़ा लीडर है वो जुझारू रूप से गुजरात में लड़ रहा है। तो ये एक शिफ्ट हुआ। इसीलिए आप देखेंगे कि अभी यूपी में, आप देखिए यूपी में आपने समझौता किया अखिलेश से, लेकिन उसके बाद नदारत हो गए। उसमें जो उम्मीद थी उस शिद्दत से आपने लड़ा नहीं। तो कांग्रेस में वो फाइटिंग जील नहीं थी जो कि मोदी में। मोदी एक बॉर्न फाइटर है, तो मोदी अपना जबरदस्त लड़ाई, वो तो आप कुछ भी दे दीजिए। मोदी से अगर आपने कह दिया कि 100 मीटर रेस में भाग लेना है, उसमें भी वो पहले से प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। ये पर्सनालिटी की प्रॉब्लम है। राहुल गांधी में पहली बार दिखा है कि वो एक सस्टेन्ड और कॉन्टिन्यूअस पॉलिटिकल लीडर के रूप में बिहेव कर रहे हैं। तो ये, और जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है कांग्रेस का, वो है लिबरल हिंदुइज्म, सॉफ्ट हिंदुइज्म को पहली बार कांग्रेस ने गुजरात में इसका फायदा होगा। जी, एक छोटा सा ब्रेक मैं ले लेता हूं। इसके बाद मेरा सवाल ये होगा, सॉफ्ट हिंदुत्व का क्या कांग्रेस को गुजरात में फायदा होगा? यह सत्ता का सेमीफाइनल है और गुजरात एक पॉलिटिकल इंडिकेटर है, बड़ा बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। और इस